ये कहानी लिखी गई है सुषमा तिवारी की ओर से। बड़ी माँ बड़े पापा बोरिंग नहीं लगते आपको? हमेशा गंभीर मुद्रा में आप कहाँ हंसती रहती हो? पर हमने तो इन्हें शायद ही खुलकर हंसते देखा हो। नन्ही धरा ने कहा तो रूपाली बिना मुस्कुराए ना रह पाई। देवरानी का परिवार उसके यहाँ छुट्टी में कभी कभार आ जाता था। बच्चों से विवेक यानी कि उनके बड़े पापा बहुत प्यार करते थे, पर समय की सख्त ने उन्हें थोड़ा सख्त बना दिया था। समय माँ का समय पर चले जाना और पापा की बीमारी के बाद बड़े बेटे होने के कारण कम उम्र में ही सारा बोझ विवेक पर आ गया था। बहन की शादी और छोटे भाई की विदेश की पढ़ाई, अपना परिवार और समाज सब देखते हुए वो शायद कम मुस्कुराते हो सबके सामने, पर रूपाली जानती थी उसने एक खुश मिजाज और मस्ती भरे इंसान से शादी की थी। 14 वर्षीय धरा को प्यार से पास बिठाकर रूपाली ने कहा, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बड़े पापा बड़े शरीफ और गंभीर है। आओ मैं तुम्हें अपनी शादी का किस्सा सुनाती हूँ। वाओ मम्मी, बड़ी माँ, प्लीज सुनाइए ना। धरा उत्साहित थी तो रूपाली भी उतनी उत्साहित थी उन पलों को दोबारा जीने के लिए। जानती हो धरा, उस समय शादी शब्द सुनते ही जहाँ एक सरसराहट सी दौड़ती थी, वहीं ससुराल शब्द सुनते ही जैसे रोंगटे खड़े हो जाते थे। ऐसी जगह आप किसी को नहीं जानते, जीवन भर रहना होता है। मेरे ससुराल में पहले दिन की कहानी तुम्हें तभी समझ आएगी जब ससुराल जाने के पहले की बातें भी पता चले। ठीक है तो सुनो, कैसे ससुराल में पहले दिन मुझे हमेशा खुश रहने की सौगात मिली। उम्मी, शर्मीली लड़कियां तो बहुत होती है, पर तुमने कभी शर्मीले लड़कों के बारे में सुना है? उस जमाने में मैंने तो देखे भी थे शर्मीले लड़के और सुने भी, पर जब उनकी एक नई प्रजाति से पाला पड़ा हो तो उसका ही एक किस्सा सामने है जो आज मैं तुम्हें सुनाऊंगी। जब मेरी शादी तय हुई थी तो मेरे घर वालों के आग्रह पर भी ससुर जी यानी कि तुम्हारे दादाजी ने साफ मना किया कि शादी से पहले लड़की नहीं देखेंगे, कोई कुर्सी टेबल भी नहीं। वैसे सासू माँ यानी कि तुम्हारी दादी की असीम इच्छा थी, पर वो फोटो देखकर संतुष्ट थी क्योंकि उनकी बहन जी यानी कि हमारी मौसी सास ने मुझे पसंद किया था। तो मेरे पापा भी लड़का देखकर आए और बताए कि लड़का अव्वल दर्ज का शर्मीला है। पहले सुनकर अजीब लगा, फिर सोचा चलो वो बड़ों का सम्मान करते होंगे इसलिए इनसे बात कम करते होंगे। फिर कई बार के कितने ही प्लान के बावजूद हमारे घर वाले लड़का या लड़की यानी हमें शादी में पहले आमने सामने नहीं मिला पाए। वेट वेट, आप कह रही हो बड़ी माँ आपने बड़े पापा को शादी से पहले देखा भी नहीं? ये तो आश्चर्य की बात है। धरा बेटा, हमने एक दूसरे को पहली बार वरमाला के टाइम ही देखा था। हम असली खतरों के खिलाड़ी थे और वैसे भी उनके शर्मीलेपन के किस्से सुनकर मुझे उम्मीद नहीं थी कि फोन पर बात भी होगी। फिर आगे क्या हुआ? फिर एक दिन मेरी सासू माँ का फोन आया और उसके बाद मेरे देवर यानी कि तुम्हारे पापा का कॉल आया। वो बड़े हंसमुख बड़े बातूनी, रोज कॉल करते और चपड़ चपड़ खूब बतियाते, क्या पसंद क्या नापसंद। मेरे भैया शर्मीले नहीं, अंतर्मुखी है, खड़ूस है। रोज अपने किस्से और अपने भैया के संभाव की दस्तक भरी बातें मुझे बहुत मारते, बहुत गुस्से वाले। सुनकर कलेजा मुँह को आता, हाय शादी टूट ही जाती तो भला था। ये जानते हुए औखत से सह देने जैसी बात थी। कैसे रहूंगी ऐसे आदमी के साथ? लेकिन तारीख तो पक्की थी और हम खतरों के खिलाड़ी। 19 साल की उम्र में इतना समझा कि चलो समय काटने के लिए आगे की पढ़ाई लिखाई कर लेंगे। इतनी अच्छी सास और दोस्त से भी प्यारा देवर मिल रहा है, कट जाएगी जिंदगी, पर अपने पापा को तकलीफ नहीं दूंगी इनकार करके। कुछ दिनों के बाद फिर पतिदेव ने कॉल किया। अब शादी में महीने भर रह गए थे। मन में आया कि सोचा कि कह दूं, अब क्या जरूरत है, पर उन्होंने एकदम शराफत से बात की।
वैसे सुना था कि गुस्सेल है, पर वो भारी भरकम वजनदार आवाज और शांत लहजे में बात करते, शेरों शायरी करते और मेरे देवर के बताए गए गुणों के बिल्कुल ही विपरीत सा व्यवहार करते। फिर धीरे धीरे देवर जी ने बात करना कम कर दिया और आखिर में बंद ही कर दिया। दुख हुआ पर सोचा कि शायद भाई ने मना कर दिया होगा। मेरी बारात आई, शादी हुई और मैं ससुराल आ गई। शादी के बाद भी मेरा मन कर रहा था मौका मिले और देवर से पूछो कि क्या हुआ जो बात नहीं करते। रस्म और रिवाजों के बीच मौका ना मिला। शादी गांव से थी और ये लोग बारात लेकर शहर में आए थे। सब शहर आते वक्त ट्रेन में एक ही जगह बैठे थे। मैंने देवर से धीरे से फुसफुसाते हुए पूछ लिया, क्यों जी, क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि चुप ही हो गए? कितनी बातें करते थे, अब क्या हुआ? मैंने लगभग छेड़ते हुए कहा। उन्हें मुस्कुराया और अपने भाई को देखा। फिर मैंने पूछा, तो हंसने लगे? फिर दोनों भाई हंसने लगे। मुझे अजीब लगा। कोई कुछ बताएगा? हंसकर बोले, भाभी, मैं आपकी जिंदगी में पहली बार आज आपसे बात कर रहा हूँ। इससे पहले जो प्यार भरी भाभी की रट लगाए थे वो आपके ही पति देव थे। उसके बाद मेरी शक्ल देखकर सब हंसे और पता चला सब शामिल थे इस साजिश में। उफ, कितनी भोली हो, कह कर जमाने तक सब हंसते और चिढ़ाते रहे। आज भी इस बात पर मैं तुम्हारे बड़े पापा की खिंचाई करती हूँ। तो इससे मिले थे मुझे मेरे पापा के चुने शर्मीले लड़के, जिनकी ऐसी कई प्यार भरी शैतानियों के साए में जिनकी हंसते हंसते कट रही थी। बेटा, तुम्हारे बड़े पापा आज भी हंसते हैं, बस वक्त ने फिर से शर्मीला बना दिया है। दरा ने माँ को गले लगा लिया। सॉरी बड़ी माँ, मैंने अगर आपका दिल दुखाया हो तो आपकी लाइफ तो सच में एडवेंचर से भरी थी। और अब मैं कह सकती हूँ मेरे बड़े पापा बड़े नोटी और कुल रहे हैं, और पापा भी कम बदमाश नहीं। उन्हें आपको बताना चाहिए था ना। कहकर दोनों खूब हंसते लगे। शादी दो लोगों की नहीं, दो परिवारों का मेल होता है, जहाँ अनेक रस्म और रिवाजों के बीच गढ़ी जाती है अनेक कहानियां जो सालों तक सुनहरी यादों को ताजा रखती है। आज सीमा जी की सहेली उषा जी के घर पर उनके पोते के जन्मदिन के अवसर पर कथा रखी गई थी। सीमा जी की अचानक तबीयत बिगड़ जाने के कारण सीमा जी ने अपनी बड़ी बहू भावना को अपनी सहेली के घर जाने के लिए कह दिया। अपनी सास से कहे अनुसार भावना उषा जी के घर चली गई। भावना कुछ देर कथा सुनने के बाद बीच में उठकर चल दी। बाहर आकर चप्पल पहनने ही लगी थी कि पीछे से भावना को किसी ने आवाज लगाई, भावना, अरे रुको, इतनी जल्दी घर जा रही हो? भावना ने पीछे मुड़कर देखा तो मल्होत्रा आंटी की बिटिया स्वाति खड़ी थी। दोनों अच्छी सहेलियां और साथ ही साथ दूर की रिश्तेदार भी थी। अरे स्वाति, तू यहाँ? तू कब आई मायके? अभी कल ही आई थी। वो रवि की ऑफिस की कोई मीटिंग निकल गई थी, इसलिए मैं भी चली आई। पति संग सोचा कि इसी बहाने मम्मी के यहाँ 2 दिन रहने को मिल जाएगा। स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छा किया। और ससुराल में सब कैसे हैं? सब अच्छे से हैं। लेकिन तुझे क्या हुआ है? इतनी जल्दी घर क्यों जा रही है? अभी तो कथा समाप्त भी नहीं हुई। थोड़ी देर रुक ना, फिर प्रसाद लेकर एक साथ ही घर के लिए निकलते हैं। नहीं स्वाति, शाम होने लगी है, रात के खाने की भी तैयारियां करनी है। मुझे लेट हो जाएगा। मम्मी जी की तबीयत भी ठीक नहीं है। देर हो गई तो मम्मी जी की बातें सुननी पड़ेगी। अरे कुछ नहीं होता, मैं कार से आई हूँ, मैं तुझे घर पर छोड़ दूंगी। आ बैठ, थोड़ी देर गप सप करते हैं। मैं तो कल लौट जाऊंगी, फिर पता नहीं कब मिलना होगा हमारा। और फिर स्वाति ने भावना को रोक लिया। दोनों आपस में बैठकर बात करने लगी। भावना, मैंने सुना है कि तुम्हारी देवरानी निकिता अब अलग हो गई है। स्वाति ने पूछा। हाँ, ठीक ही सुना है। 4 महीने हो गए हैं इस बात को। मुझे तो पहले ही लगा था कि वो ससुराल में ज्यादा दिन तक टिक कर रहने वाली नहीं है। मुझे तो बहुत ही वो तेज लगी थी। लेकिन तुझे ऐसा क्यों लगा? अरे उसको एक आध बार देखा था मैंने, कितने मॉडर्न कपड़े और स्टाइल के साथ आती जाती थी। मैं ही नहीं, सभी यही कहते हैं कि बहुत ही तेज तर्रार थी तेरी देवरानी। अच्छा,
और क्या क्या कहते थे उसके बारे में। भावना, मैं जब भी मायके आती हूँ तो माँ या चाची से और फिर आसपास की ज्यादातर औरतों से निकिता के बारे में ऐसा ही कुछ सुनने को मिलता है कि बहुत चालाक थी, शादी के 2 साल बाद ही अपने ससुराल वालों से अलग हो गई, अब अकेले मजे से रह रही है, ना कोई जिम्मेदारियां, ना कोई जवाबदेही। मुझे तो उसके चाल ढाल से पहले ही लगता था कि अपने ससुराल में ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाले। क्या सोच रही हो भावना? कुछ नहीं स्वाति, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि लोग बस सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। जो बात 2-4 लोग बोलते हैं बस उसी को सब सच मानने लगते हैं। अच्छा, तो फिर सच क्या है? स्वाति, मैं नहीं जानती कि निकिता तेज थी या नहीं। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि वो गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखने वाली औरत थी। जानती हो स्वाति, निकिता ने शुरू शुरू में घर परिवार से अच्छी बहू की तरह सबके साथ प्यार के साथ रहने की साल भर कोशिश की। घर के सभी सदस्यों के साथ प्यार, स्नेह और इज्जत के साथ बर्ताव करती थी। उसने सभी रिश्तों को पूरे मन से अपनाने की कोशिश की थी। लेकिन निकिता की बस एक ही मुश्किल थी, उसे गलत बात होते हुए मेरी तरह चुप रहना नहीं आता था। अब हमारे घर में तो सासू माँ का ही राज चलता है, उनकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब मम्मी जी ने मेरी तरह उस पर भी अपने हुक्म चलाए, उस पर ताने कसे और हर छोटी छोटी बात पर उसको नीचा दिखाया। ऐसे में उसने अपने साथ हो रहे बुरे बर्ताव के लिए मम्मी के आगे अपनी बात रखी, बिना किसी गलती पर। जब उसे मम्मी जी कोई बात सुना देती तो वो बात मन में ना रखकर जवाब देती। शायद इसी के कारण उसे तेज तरार का नाम दिया गया। जब मेरी सासू माँ से पूछे बिना ना तो हम बहुओं को कहीं आने जाने की आजादी थी और ना ही रसोई में अपनी मर्जी का खाना पकाने की। मुझे भी मम्मी जी की इन बातों से खिज होती थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे खुद को ढाल लिया। लेकिन निकिता ने आवाज बुलंद कर खुद को पीसने नहीं दिया। निकिता ने जब रसोई में काम करने की थोड़ी आजादी मांगी तो मम्मी जी ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया। एक बार निकिता ने अपने मायके में जाने के लिए अपने गहने मांगे तो मम्मी जी ने ये कहकर साफ मना कर दिया कि मायके में जेवर पहनने की क्या जरूरत है, ससुराल में कोई दिन त्योहार या शादी पर जो अपने गहने पहनने के लिए ले जा सकती है। निकिता ने कहा कि मायका और ससुराल दोनों ही घर उसको प्यारे हैं, फिर मायके की ओर से ऐसी सोच क्यों? इस पर घर में बहुत हंगामा हुआ। धीरे धीरे हर छोटी छोटी बात पर ताने कसने की कोई सीमा नहीं रही और फिर एक दिन इस कलह को विराम लग गया। देवर ने अपना हिस्सा मांग लिया और निकिता अलग हो गई। स्वाति, मुझे लगता है कि मेरी सासू माँ के हिसाब से बहू को बस सर झुकाकर अपने संस्कारों के अनुरूप सबकी इच्छा को पूरा करना ही बहू का फर्ज है। कोई उनके आगे आवाज नहीं उठा सकता। निकिता मेरी तरह चुप रहने वाली औरत नहीं थी। शायद इसलिए उसकी मांगे मम्मी जी को बगावत लगती थी। मम्मी जी की तरह हमारा समाज भी चुप रहकर सहने वाली औरतों को आदर्श बहू कहता है और गलत तो गलत बोलने की हिम्मत रखने वाले निकिता जैसी औरतों को तेज तरार या तीखी छुरी का नाम दिया जाता है। मुझे लगता है कि तेज होना बुरा नहीं है, बल्कि आज मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि काश मैं भी गलत को गलत बोलने की हिम्मत जुटा सकती। सोचती हूँ कि आज मुझे क्या मिला, आदर्श बहू का नाम हासिल करके पल पल की घुटन, अपनी इंसानों को मारने की मजबूरी, और आज मेरा अपना कोई वजूद नहीं है। कहते कहते भावना का गला बाहर आया। इतने में भावना का फोन बजा। भावना ने खुद को संभाला और फोन उठाकर बस इतना ही कहा, जी मम्मी जी, जी। स्वाति बिना कुछ पूछे ही सब जान गई कौन और क्या कह रहा था। भावना ने स्वाति को गले से लगाकर वहां से चली गई। आंखों में आंसू लिए अपनी सहेली को जाते देख स्वाति एक शब्द भी ना बोल सकी। पीछे से उषा जी आकर बोली, स्वाति बेटा, ये सीमा जी की बड़ी बहू भावना थी ना? जी आंटी, बड़ी ही संस्कारी बहू है
और छोटी उतनी ही तेज चलाक। ये लो बेटा प्रसाद, और ये प्रसाद घर जाते समय भावना के घर देते जाना। इतना कहकर उषा जी अंदर चली गई। स्वाति वहीं खड़े हुए बस सोच रही थी, सच में अच्छी बहू का नाम पाकर भावना को क्या मिला। मन में महसूस कर रही थी कि काश भावना भी चालाक होती। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।